हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, प्रीवियस ईयर के एम्स के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ओके, जो अपकमिंग एग्जाम में आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यूज हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। उनके साथ साथ हम कुछ एमसीक्यूज थ्योरेटिकल भी लाने वाले हैं जो आपके प्री में काम आएंगे। साथ साथ में प्री के साथ में जो बच्चे केजीएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो। बाकी के कुछ सीक्वेंशियल अपने एमसीक्यूज रहेंगे कि सीक्वेंस वाइज आपका यहाँ पे नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, इस प्रकार के अपन यहाँ पे एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो ठीक है, अपना बाकी कंटिन्यू आगे क्लासेस भी फर्दर ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसी के साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आरएनसीसी की ओर से आरएनसीसी की ऑफिशियल ऐप पे, जो कि एंड्रॉयड के लिए भी है और आईओएस के लिए भी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या शुरू कर चुके हैं, हम वहाँ पे टोटल नॉर्सेट स्पेशल हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। लाइक प्रीवियस काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा हमारी टेस्ट सीरीज का। उसी प्रकार से इस साल भी इस बार भी इस वाले नॉर्सेट में भी हमने वापस से टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हमने। उसमें आपको क्या मिलेगा, डेली 2 टेस्ट आपको सोल्व करने को मिलेंगे, लाइव टेस्ट रहेंगे, ठीक है। मॉर्निंग एंड इवनिंग टेस्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अभी मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा इसके बारे में। ओके, जो टेस्ट रहेंगे वो किस प्रकार के रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे, और वीकली जो हम टेस्ट कराएंगे वो कैसे करेंगे, प्री नोट सेट स्पेशल टेस्ट वहाँ पे रहेंगे टोटल। अभी तो जैसे 100 एमसीक्यूज हो गए, तो उस प्रकार के आपको प्री और मेंस के यहाँ पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। डेली आपका रिजल्ट एनालिसिस मिलेगा 500-600 स्टूडेंट्स के अंदर, आपकी रैंक क्या रहती है, ठीक है, आप क्वालिफाई होते हो नहीं होते हो, और रैंक क्या रहती है, आपको रैंक से आपका क्या चॉइस ऑफ एम्स आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वो आपको पता लग जाएगा। और एमसीक्यूज जो हमने बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, तो एनक्लेक्स का जो पैटर्न है उस पे, और प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड, लाइक वो किन किन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज चूज कर रहे हैं उनसे प्रैक्टिकल कंटेंट हमने वहाँ पे इंक्लूड किया है। और यहाँ पे साथ साथ में रेशनल्स हमने इतने अच्छे दिए कि आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, जिन टॉपिक्स से हम यहाँ पे एमसीक्यूज हमने बनाए हैं। ओके, अभी मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ इसका। तो टोटल टेस्ट सीरीज आपको किस नाम से मिलेगी हमारी ऐप पे, नॉर्सेट स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। टोटल इसके अंदर 150 टेस्ट पेपर रहेंगे, 2 लाइव टेस्ट मिलेंगे आपको डेली, एक मिलेगा मॉर्निंग में, एक मिलेगा इवनिंग में। सपोर्टिव नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर क्या है, 9588856774, ठीक है। इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हम वहाँ पे आपकी कंप्लीट कर देंगे। और ये जो स्केड्यूल आपको दिख रहा है, ये आपका नॉर्सेट 5.0 स्पेशल के लिए है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, वीकली टेस्ट सीरीज 100 एमसीक्यूज की, उसके साथ में जैसे 7 एंड 8 ऑफ अगस्त को हमने क्या यहाँ पे कंडक्ट करवाया था, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के एमसीक्यूज यहाँ पे सोल्व कराए थे, फिर रेस्पिरेटरी के, फिर नर्वस सिस्टम के, फिर बाद में वीकली हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, प्री नॉर्सेट 5.0 की स्पेशल टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे वो भी आपको करने को दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी आपको जो है वो एमसीक्यूज फर्दर मिलते जाएंगे, ठीक है। अगस्त मंथ का पूरा स्केड्यूल है, टिल नॉर्सेट आपका ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और जो बच्चे केजीएमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए केजीएमयू के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई गई है। केजीएमयू के अंदर क्या बताया गया, 100 एमसीक्यूज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसमें से 60 तो आपको रहेंगे नर्सिंग के एमसीक्यूज एंड 40 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको अदर सब्जेक्ट से। तो इस प्रकार से भी आपको वहाँ पे हमारी अलग से टेस्ट सीरीज बनाई हुई है स्पेशली फॉर केजीएमयू स्टूडेंट। तो अभी आपका ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन जरूरी थी आप सभी को बताने के लिए, ताकि आप अपना प्रिपरेशन का बेस्ट दे सकें, ठीक है। तो एमसीक्यू है अपना, पहला एमसीक्यू है, एमसीक्यू है अपना, द नर्स इज इवेल्युएटिंग द न्यूरोलॉजिकल साइन ऑफ ए क्लाइंट इन स्पाइनल शॉक। एक क्लाइंट है जो किसमें अभी स्पाइनल शॉक में है, और नर्स क्या इवेल्युएट कर रही है, उसके न्यूरोलॉजिकल साइन फॉलोइंग स्पाइनल कोड इंजरी। उसको भी साथ में हुआ क्या है, स्पाइनल कोड इंजरी की वजह से उसमें क्या हो गया, स्पाइनल शॉक हो गया। विच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट स्पाइनल शॉक इज परसिस्ट। अभी ऐसा कौन सा आपका ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करेगा कि क्लाइंट के अंदर अभी तक स्पाइनल जो शॉक है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है, अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट है। हाइपर रिफ्लेक्सिया, पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस, फ्लैसिड पैरालिसिस, या फिर
रिफ्लेक्स एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए खूब सारे एमसीक्यूज निकलने वाले हैं अगेन इस टॉपिक में से। नर्वस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, साथ साथ में अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगा इसमें तो अपन साथ में शॉक भी आज कवर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्पाइनल शॉक होता क्या है। स्पाइनल शॉक क्या होता है? तो स्पाइनल शॉक का मतलब ड्यू टू एनी इंजरी, अपन कह सकते हैं कि क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है, अल्टर फिजियोलॉजिक स्टेट इमीडिएटली आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। भाई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या हो गई, इंजरी हो गई, उस इंजरी की वजह से जो स्पाइन जो फंक्शन करता है, स्पाइनल कॉर्ड अपने जो फंक्शन करता है उसके फिजियोलॉजिकल स्टेट, मतलब जो फिजियोलॉजिकली नॉर्मल फंक्शन करती थी पहले, अभी इंजरी हो गई तो वो क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे इमीडिएटली। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इसके? कोई ट्रॉमा हो गया, या फिर कोई स्पाइन की सर्जरी करनी थी वहां पे कट हो गई स्पाइनल कॉर्ड, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोजेज हो सकते हैं। ठीक है, कोजेज आपसे नहीं पूछा जाता एग्जाम में। क्या होता है, किस प्रकार से इसमें साइन सिम्टम आते हैं, किस प्रकार का इसको ट्रीट करना है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो इसके अंदर अब क्या होता है, मेनली 4 स्टेजेस होती है। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, स्पाइनल शॉक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्पाइनल शॉक पढ़ा रहा हूँ। स्पाइनल शॉक की यहाँ पे कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट वन स्टेज जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, ए रिफ्लेक्सिया या फिर हाइपो रिफ्लेक्सिया। कब रहती है फर्स्ट स्टेज? इसका भी टाइम ड्यूरेशन पूछते हैं तो 0 to 1 डे के ऊपर अपने सबसे पहले और अर्लीस्ट स्टेज क्या आती है, एरिफ्लेक्सिया हाइपो रिफ्लेक्सिया वाली। सेकेंड स्टेज की मैं बात करूं तो यह होता है इनिशियल रिफ्लेक्स रिटर्न। ठीक है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन कब तक होता है, 4 days to 1 month तक। इसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्सेस आना वापस से शुरू होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है अपने आप ही हील होती है। ठीक है, अगर नर्व इंजरी नहीं हुई है, केवल स्पाइनल कॉर्ड जैसे कंप्रेस वगैरह होती है तो कंप्रेशन जैसे हटेगा धीरे धीरे आगे जाके, जैसे हीलिंग होगी वैसे कंप्रेशन हटेगा। तो कंप्रेशन हटे से जो नर्व कंप्रेस हुई थी वो कंप्रेशन उससे हटेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके फंक्शंस वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड स्टेज की मैं बात करूं, सबसे पहले आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं मैं। थर्ड स्टेज की मैं बात करूं, इसे हम बोलते हैं अर्ली हाइपर रिफ्लेक्सिया। इसके बाद में लास्ट अपनी फेज होती है वो कौन सी होती है, स्पास्टिसिटी और हाइपर रिफ्लेक्सिया। जो आगे जाके अपने मंथ्स तक जो स्टेज प्रेजेंट रहती है वो कौन सी होती है, लास्ट स्टेज कौन सी होती है, स्पास्टिसिटी या फिर हाइपर रिफ्लेक्सिया वाली। तो देखिए ये मेनली अपने क्या 4 स्टेजेस के अंदर स्पाइनल शॉक को अपन यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाकी अभी इसके साइंस सिम्टम्स अभी मैं कंप्लीटली आपको डिस्कस कर दूंगा। तो देखो आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा साइन सिम्टम आपने ऑब्जर्वेशन किया क्लाइंट को। ठीक है, आपने क्लाइंट को ऑब्जर्वेशन किया, आपको ऐसा क्या मिला जो आपको लगता है कि अभी तक उसमें स्पाइनल शॉक परसिस्ट है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, इवेल्युएट कर रही है न्यूरोलॉजिकल साइन, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया, पॉजिटिव रिफ्लेक्स, फ्लैसिड पैरालिसिस, रिफ्लेक्स एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल शॉक के अंदर एम्प्टिंग ऑफ रिफ्लेक्स, ये क्या होता है, एल्टर होता है।
यहाँ पे तो कुछ अल्ट्रेशन बताया नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस आपको नहीं देखने को मिलते हैं, और हाइपर रिफ्लेक्सिया आपको इमीडिएट नहीं देखने को मिलेगी, काफ़ी लेट टाइम में, लाइक 8 to 9 मंथ के बाद में 4th स्टेज होती है स्पाइनल शॉक की हाइपर रिफ्लेक्सिया, वो काफ़ी टाइम डिले की बात है। मगर आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, नर्स इवैल्यूएट कर रही है न्यूरोलॉजिकल साइन को, ठीक है, स्पाइनल शॉक फॉलोइंग स्पाइनल कोड इंजरी, उसको क्या हुई है, स्पाइनल कोड इंजरी हुई है, और अभी वो इवैल्यूएट कर रही है स्पाइनल न्यूरोलॉजिकल शॉक के शाइन को। तो अभी आप क्या इवैल्यूएट करेगी, क्या मिलेगा उसको एट द करंट टाइम जब इंजरी हुई है, तो क्या मिलेगा उसको, फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एयर रिफ्लेक्सिया, हाइपो रिफ्लेक्सिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो क्या डिनोट करेगा, फ्लैसिड पैरालिसिस यहाँ पे जो है वो क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेगा, वो भी कौन सा, एक्यूट। आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। तो ये आपने क्या पढ़ लिया, स्पाइनल शॉक के बारे में अपन ने थोड़ा ओवरव्यू ले लिया यहाँ पे। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब चीज समझेंगे, ब्राउन स्क्वाड क्या होती है, एंटीरियर स्क्वाड क्या होती है, सेंट्रल स्क्वाड क्या होती है, सब प्रकार की मैं आपको यहाँ पे इजी वे के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। टॉपिक क्या है अपना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, शॉर्ट में समझेंगे, और इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज बनेंगे वही यहाँ पे देखने वाले हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और कंसेप्ट भी जहाँ से एमसीक्यू बनता है वहां से। तो देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात हो रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का क्या मतलब हो गया, पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस ऑफ स्पाइनल फंक्शन with various degree of neurological function disturb। ये होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अभी बात करते हैं इसके कॉजेज की, तो कॉजेज के अंदर आप क्या देख सकते हो, सबसे पहले ट्रॉमा, या फिर कोई भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है, वो होता है मोस्ट कॉमन। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्या होता है, मोस्ट कॉमन, एमसीक्यू पूछे तो बता देना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। इसके बाद में गन शॉट इंजरी, इसके बाद में नाइफ इंजरी, इसके बाद में फॉलिंग, या फिर कोई डीजनरेटिव डिसऑर्डर होगी। तो ये सारे कोच क्या रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी करवा सकते हैं, पोटेंशियल रखते हैं इंजरी करवाने का। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो देखिए, मेनली यहाँ पे दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन होता है, वो कौन सा होता है, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एससीआई, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और सेकंड वन जो होता है, वो होता है इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो देखो, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, क्वाड्रिप्लेजिया जैसे साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, मतलब अपनी 4 एक्सट्रीमिटीज, ऑल एक्सट्रीमिटीज क्या रहेगी, पैरालिसिस। और ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, सर्वाइकल रीजन में, थोरेसिक रीजन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इंजरी होगी तो क्या होगा, ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज के अंदर आपको पैरालिसिस देखने को मिलता है। इसी का दूसरा टाइप क्या होता है, पैराप्लेजिया। अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट इंजरी हो गई तो पैराप्लेजिया भी देखने को मिल सकता है। तो इससे क्या एमसीक्यू बनेंगे आपके, एमसीक्यू बनने वाला है, ये कहाँ इंजरी होगी, तो कहाँ क्वाड्रिप्लेजिया आपको देखने को मिलेगा, तो अबाउट T1 इंजरी, अबाउट T1 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और जो पैराप्लेजिया है, ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा बिलो T1 इंजरी में। इसमें क्या होगा, अपनी ओनली एंड ओनली क्या, लोअर एक्सट्रीमिटीज। आई होप आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ना समझ में आया तो आप एकदम फ्रीली कमेंट कर सकते हो,
वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, या फिर आप फिर से कर सकते हो कि एक बार फिर से रीड आउट करना है, आपको पढ़ना है, तो वो भी एक क्लास आपके लिए लगा दी जाएगी। तो ये दोनों आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर। और क्वाड्रिप्लेजिक कहाँ होता है, किसमें होता है, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और क्वाड्रिप्लेजिक का मतलब क्या होता है, ये भी एमसीक्यू है। पैराप्लेजिक का क्या मतलब होता है, ये भी एमसीक्यू है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद में हम बात करें तो वो कौन सी होती है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है भाई, नाम में ही जब इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे डैमेज भी क्या रहेगा, पार्शियल डैमेज, ठीक है। पार्शियल डैमेज रहेगा तो यहाँ पे इतने ज्यादा सीवियर साइन सिम्टम नहीं आएंगे जितने कंप्लीट में आते हैं। कंप्लीट में तो कंप्लीटली यहाँ पे साइन सिम्टम चले ही जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फंक्शंस वगैरह वो सारे अल्टर हो जाएंगे। इनकम्प्लीट है मतलब कुछ अमाउंट ऑफ स्पाइनल कोड यहाँ पे इंजरी हुई है। तो इसके अंदर क्या 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 पढ़ोगे आप, तो पढ़ोगे वो क्या लिख रहा हूँ मैं भी यहाँ पे, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, नेक्स्ट सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। तीनों से एमसीक्यू बनते हैं, अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन, ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्राउन स्क्वायर्ड हेमीप्लेजिया भी कह सकते हैं। इसके अलावा क्या पढ़ोगे आप, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। इसके अलावा लास्ट आप क्या पढ़ोगे, कॉनस मेडुलरी सिंड्रोम। तो देखिए यहाँ से आपका एमसीक्यूज और बनते हैं कि इनमें से अगर आपको कोई एग्जांपल देके पूछ ले कि इनमें से इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड का एग्जांपल कौन सा है और कंप्लीट का कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हो कि भाई इनकम्प्लीट में इतने सारे टाइप जो है वो मैंने आपको बताए थे। आप आराम से इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इनकम्प्लीट में कौन से टाइप आएंगे और कंप्लीट में कौन से टाइप आएंगे। कंप्लीट में यहाँ पे कोई टाइप है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो बस आपके मेनली साइन सिम्टम्स ही देखे जाते हैं। और हाँ, आप बता सकते हो भाई कहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो लाइक सर्वाइकल में हुआ तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए अभी आपके सामने कुछ इमेजेस हैं जो आपको आराम से विजिबल हो रही होगी, क्योंकि काफ़ी सही मैंने इमेज लेके आया हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ जो रेड रीजन आपको दिख रहा है वो क्या है, इंजरी हो रखी है वहाँ पे, और जो व्हाइट रीजन आपको दिख रहा है वो नॉर्मल पार्ट है, इसका इंजर्ड नहीं है। तो ये टाइप किसका है, सबसे पहले तो ये किसका टाइप है, इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का टाइप है। अब आप लोग आराम से बता सकते हो इस इमेज को देख के कि कौन सी सेंट्रल कॉर्ड है, कौन सी ब्राउन कॉर्ड है, कौन सी एंटीरियर कॉर्ड, या फिर नेक्स्ट कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको इमेज नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आराम से। तो फर्स्ट वन कौन सी होती है, ये है हमारी सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। एंड इसके बाद में जो आपको सेकंड वन दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। एंड ये लास्ट वन, थर्ड वन जो होती है वो होती है ब्राउन कॉर्ड। तो ये 3 टाइम की मेन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है जहां से एमसीक्यूज अपने बनते हैं। तो अभी अपन देख लेते हैं मेन मेन यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसकी कर सकते हैं, सेंट्रल कोड की अपन सबसे पहले बात कर सकते हैं। कि सेंट्रल कोड में ये जो आपको रेडिश रीजन दिख रहा है स्पाइनल कोड के अंदर, तो सेंट्रल में अगर कोई इंजरी हो किसी ट्रॉमा या फिर कोई रीजन की वजह से, तो आपको क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, डैमेज ऑफ ग्रे मैटर। अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर रहता है और व्हाइट मैटर रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इंजरी होगी तो आपको क्या किस प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, यहाँ मिलते हैं। देखो मेनली
मोटर फंक्शंस लॉस देखने को मिलते हैं। सेंसरी यहाँ पे इतने ज़्यादा अल्टर नहीं होते जितने मोटार फंक्शन होते हैं। और मोटार फंक्शन में भी कहाँ पे क्या क्या इंजरी देखने को मिलेगी आपको? अपर एक्सट्रीमिटी मोर वीक देन लोअर एक्सट्रीमिटी। और इसके अंदर जो प्रोग्नोसिस होता है वो भी कैसा रहता है? एवरेज। कि भाई हाँ, नॉर्मली ये ठीक हो जाती है, एवरेज प्रोग्नोसिस है। ओके, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कौन सी? सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। इसके अलावा यहाँ से अगर दूसरा एमसीक्यू बनेगा तो ये बनेगा कि इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का टाइप है ये। तो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कौन सा होता है? वो होता है बच्चों सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। और अब ये इंजरी होती कैसे है? मोस्ट कॉमनली ये ओल्ड एज वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? अगर ओल्ड एज वाले पेशेंट, उनमें क्या देखने को मिलती है? अगर वो ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन कर ले नेक का, या फिर अपनी स्पाइनल कॉर्ड, या फिर आप किसी भी प्रकार से वो हाइपर एक्सटेंशन करते हैं सेंट्रल बॉडी ऑफ पार्ट का, तो उसमें क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? हाइपर एक्सटेंशन इंजरी। तो एमसीक्यू बन सकता है इससे कि एक तो सबसे मोस्ट कॉमन पार्ट किसका है? इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मोस्ट कॉमन पार्ट है। हाइपर एक्सटेंशन इंजरी भी होती है इसके अंदर। और कौन एक्सट्रीमिटी डैमेज ज़्यादा उनमें वीकनेस देखने को मिलती है? तो अपर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा होती है लोअर के मुकाबले। और ज़्यादा किसका फंक्शन लॉस होता है? मोटार फंक्शन का यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है। ये हो गई अपनी कौन सी? सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। और भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मगर समझने के हिसाब से अगर एमसीक्यू आपको पूछेंगे तो इसी से नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ लेंगे आपका, है कि नहीं? तो यह हो गया अपना सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम कंप्लीट। इसके अलावा बात करते हैं अपन किसकी? एंटीरियर कोर्ड सिंड्रोम की। इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एंटीरियर कोर्ड सिंड्रोम में अपना एक कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर एंटीरियर कोर्ड में इंजरी है तो कौन अल्टर होगा? अपने मोटार फंक्शन। मेन एमसीक्यू बनता है इससे, एंटीरियर कोर्ड के अंदर इंजरी है तो मेनली कौन से फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं? तो वो होते हैं लॉस ऑफ मोटार फंक्शन बिलो द इंजरी। ठीक है, जहां पे इंजरी हुई है उसके नीचे क्या हो जाएगा? मोटार फंक्शंस लॉस हो जाएंगे। किसकी बात कर रहा हूँ? एंटीरियर कोड की। ये जो एंटीरियर साइड में अगर इंजरी होती है यहाँ पे, और अगर बात करें हम पोस्टीरियर कोड की, पीछे वाले साइड में, पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम भी होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं अलग अलग करके, मैंने कहा एक साथ ही बता दूंगा। तो पोस्टीरियर कोड में अगर इंजरी होगी तो वहाँ पे मेनली आपको किस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देंगे? तो वहाँ पे जो सिम्टम्स आते हैं वो किस प्रकार के आएंगे? सेंसरी फंक्शंस अल्टर हो जाएंगे। और मोटार फंक्शन यहाँ पे क्या रहेंगे? नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, मोटार फंक्शन आएंगे मगर सेंसरी फंक्शंस यहाँ पे अल्टर रहते हैं। वो आप ये सब चीज़ें कहाँ से सीखोगे? ये आपसे भी चीज़ें सीखोगे कि जो आपका स्पाइनल कोड की आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपको पता लगता है कि सेंसरी कोड कहाँ से जाते हैं, डोर्सल डोर्सल रीजन से क्या रहता है, लेटरल साइड से क्या रहता है, स्पाइनल कोड के कौन कौन से नर्व ट्रैक जाते हैं, ये सब वहाँ पढ़ते हो। बट आप ये यहाँ पे भी सिंपली समझा रहा हूँ क्योंकि अभी एग्जाम एकदम अपने नियर बाई है, सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, टाइम बाउंडेशन भी होती है और आपका टॉपिक भी मुझे कंप्लीट करवाना है। ओके, बाकी आपको डीप में देखने के लिए हमारा क्रैश कोर्स है, वहाँ पे आप ये सब चीज़ें उपलब्ध है। इसके बाद में अपन बात करें थर्ड वन। देखो, सेंट्रल कोड होगी, एंटीरियर कोड होगी, पोस्टीरियर कोड भी हमने पढ़ ली। अब थर्ड वन क्या है? ब्राउन स्कोर सिंड्रोम। ब्राउन स्कोर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखो आपको क्या देखने को मिला है? डैमेज देखने को मिलता है। वो भी कहाँ पे हो रहा है? लेटरल साइड में, या फिर इसको आप बोल सकते हो हेमी सेक्शन। हेमी सेक्शन साइड में, लेटरल साइड में क्या देखने को मिलता है हमें? डैमेज देखने को मिलता है मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस का। क्या देखने को मिलेगा आपको? लॉस देखने को मिलेगा, वो भी कहाँ पे? बिलो इंजरी।
जहाँ पे इंजरी हुई है और उसके नीचे के जो रीजन्स है वहाँ पे मोटर भी लॉस होगा और सेंसरी भी लॉस होता है, ठीक है। मोटर और सेंसरी दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एल्टर हो जाते हैं। अभी मैं इसको आपको बता दूंगा भाई कहाँ से मोटर पाथवे होता है, कहाँ से सेंसरी पाथवे होता है, ठीक है। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद में देखिए और क्या होगा, यहाँ पे साथ साथ में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर लॉस देखने को मिलेगा, पेशेंट को यहाँ पे पेन होता है, ठीक है, और पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज मेनली, वो भी यहाँ पे क्या हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है। और ये टेम्परेचर पेन एंड जो ये सब चीज देखने को मिलेगी, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, अपोजिट साइड। ये यहाँ से एमसीक्यू बनता है, अपोजिट साइड। इसको आप बोल सकते हो कॉन्ट्रालेटरल, ओके। और इसको आप बोल सकते हो इप्सिलेटरल। ठीक है, जिस साइड में इंजरी होगी उसे आप बोलोगे इप्सिलेटरल इंजरी। इप्सिलेटरल पार्ट के अंदर क्या होगा, मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस लॉस होंगे। और जिस साइड में इंजरी नहीं होगी उधर से क्या हो जाएगा आपका, एक तो टेम्परेचर सेंसेशन, पेन सेंसेशन, यहाँ पे क्या वो यहाँ पे सेंसेशन क्या होंगे, अल्टर होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल, अपोजिट रीजन के अंदर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें इसके प्रोग्नोसिस की, किसके प्रोग्नोसिस की, ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम के प्रोग्नोसिस की, तो इसका प्रोग्नोसिस जो होता है वो बच्चों वो कैसा होता है, वो होता है गुड, काफ़ी अच्छा प्रोग्नोसिस रहता है इसका। आराम से जल्दी इसको हील भी अपन कर सकते हैं, ट्रीट भी इसको अपन कर सकते हैं। मगर अगर आपसे पूछे कि बैड प्रोग्नोसिस किसका है, तो सबसे ज़्यादा बैड प्रोग्नोसिस जो होता है वो किसका है, एंटीरियर कॉर्ड का। तो इसी एक पेज के अंदर हमने कंप्लीटली यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को हमने डिस्कस कर लिया, जहाँ से मेन एमसीक्यू बनते हैं वो हमने देख लिया। बाकी अभी और भी टाइप है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे शॉर्ट के अंदर पढ़ लेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको ये समझाया, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कॉमेंट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं आपका मेरा यहाँ पे 100% नहीं दे पा रहा हूँ, बट जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, तो वो उससे अगर आपको फ़ायदा पहुँच रहा है तो एक पॉजिटिव कॉमेंट या फिर आपका जो भी मन हो वैसा कॉमेंट मैं आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। उससे क्या है कि मुझे भी नेक्स्ट वीडियो के लिए और ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा। आप सब लोगों का अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो, अगर कोई प्रकार का नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देना, लाइक पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। उससे क्या है कि मैं खुद सीखूंगा और आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर उससे भी अच्छा टॉपिक या फिर वीडियो बना के आप सभी के सामने पेश करूँगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बाकी के साइन सिम्टम्स की। अभी नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम, ताकि आपके कंप्लीट हो जाए स्पाइनल कॉर्ड। इससे एमसीक्यू किस प्रकार के बनेंगे, रीजन से एमसीक्यू बनेंगे कि कौन से रीजन पे प्रॉब्लम हो रही है। एंटीरियर कॉलम, वेंट्रल कॉलम में डैमेज हो गया तो आपको क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, डोर्सल कॉलम में साइन डैमेज हो गया तो क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेटरल कॉलम में डैमेज हो गया तो क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, एंटीरियर कॉर्ड क्या होती है, पोस्टीरियर कॉर्ड क्या होती है, कैसा इसका प्रोग्नोसिस होता है। इस प्रकार के सिम्टम्स या फिर इन प्रकार के सिम्टम्स से नर्सिंग मैनेजमेंट आप किस प्रकार से कर पाओगे। अगर आपको डिजीज आएगी तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट आराम से कर पाओगे, ऑप्शंस को एक्सक्लूड करते हुए। तो देखो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम क्या होता है, तो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, डैमेज होता है। सबसे कॉमन सी बात है, क्या होगा, डैमेज। डैमेज हो के क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉस ऑफ बॉवल एंड ब्लैडर फंक्शन। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, मसल एरिफ्लेक्सिया, इन लोअर एक्सट्रीमिटी। ये तो हो गया अपना कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट कौन सा था, कॉनस मेडुलरिस। कॉनस मेडुलरिस में क्या होता है कि यहाँ पे भी क्या होता है, बॉवल एंड ब्लैडर फंक्शंस क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे। आप कर सकते हो कंप्लीट लॉस, नहीं तो अल्ट्रेशन भी हो सकता है। इसके बाद में फ्लैसिड मसल पैरालिसिस देखने को मिलता है यहाँ पे। इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटी जहाँ पे अल्टर होती है, क्योंकि ये बिलो द लंबर वर्टिब्रा के बाद में ही यहाँ पे इंजरी देखने को मिलती है L1 L3 के आसपास में।
तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कॉर्डा इक्विना कॉनस मेडुलरिस वाली कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखो, कुछ इसी टॉपिक में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, वो बनते हैं लोकेशन ऑफ इंजरी, जो मैंने अभी आपको बता रहा था ना, लोकेशन के अकॉर्डिंग इंजरी होगी। तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो C1 C2 की। अगर सर्वाइकल 1 सर्वाइकल 2 के अंदर इंजरी होगी तो क्या देखने को मिलेगा आपको, टॉर्टिकोलिस देखने को मिल सकता है और सेंसेशन लॉस देखने को मिल सकता है। इसके बाद में C3 C4 एंड C5 में अगर इंजरी होगी तो क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। यहाँ से हर लाइन में एमसीक्यू है, ठीक है। एमसीक्यू इसी प्रकार के बनते हैं जो शॉर्ट नोट एमसीक्यू आपको प्री में देखने को मिल सकते हैं, इस प्रकार के एमसीक्यू। और केजीएमयू यूपीयू में इसके अंदर भी इस प्रकार के एमसीक्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एम्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्स देखो आपके अभी प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू साइड में जा रहा है, तो उनके पास में इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट रहता है उनके पास में किस प्रकार की इंजरी आती है, नर्सेज वहाँ पे किस प्रकार से हैंडल करती है, तो वो टॉपिक वो एग्जाम में देने वाले हैं, ठीक है। हमने लास्ट एग्जाम भी सॉल्व करवाया था, तो वहाँ पे भी हमने देखे थे काफी सारे एमसीक्यूज पूछे गए थे प्रैक्टिकल बेस्ड, जो हमने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रखे हैं, और बाकी टेस्ट सीरीज भी हम इसी प्रकार से बनाते हैं। तो ठीक है, सर्वाइकल रीजन के बाद में C5 से लेकर C8 तक अगर इंजरी होती है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेस्पॉन्स जो होता है वो कैसा होता है, डिक्रीज होता है। तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कब देखने को मिलता है, C3 C4 के अंदर इंजरी होगी तो। टॉर्टिकोलिस कब देखने को मिलेगा, C1 C2 के अंदर इंजरी होगी तो सेंसेशन लॉस हो जाएगा। इसके बाद में लोकेशन की बात करते हैं, थोरेसिक रीजन के अंदर। तो यहाँ पे देखो इंजरी होगी तो क्या देखने को मिलेगा आपको, पैराप्लेजिया, और साथ में क्या देखने को मिलेगा, T6 के लेवल पे अगर इंजरी होती है तो क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ बोवेल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ से, इससे भी ज्यादा एमसीक्यू देखो, फर्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बनेगा, किससे बनेगा, सर्वाइकल रीजन से। थोरेक्स रीजन से इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं बनते। इसके बाद में सेकंड यहाँ से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे वो बनेंगे लंबर रीजन से। लंबा रीजन के अंदर इंजरी होती है तो सबसे पहले बात करता हूँ S1 S2 और S3 रीजन के अंदर। अगर यहाँ पे इंजरी होगी इस लेवल पे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लैडर से रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। किस प्रकार की प्रॉब्लम, ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा मगर अनेबल टू पास यूरिन, ठीक है। इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ब्लैडर से रिलेटेड। इसके बाद में अगर इंजरी देखने को मिले आपको S2 रीजन के अंदर तो क्या देखने को मिलेगा, पेनाइल इरेक्शन बट नो इजैकुलेशन। इसके बाद में अगर एमसीक्यू बनता है तो वो बनेगा S3 से। S3 के अंदर इंजरी होती है तो क्या देखने को मिलेगा आपको, नो इरेक्शन एंड नो इजैकुलेशन। ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं अपने इस टॉपिक में से, ठीक है। लोकेशन ऑफ नर्व से, इससे बाहर आपके एमसीक्यू नहीं जाएगा। हो सकता है वो आपको 3-4 लाइंस में, एग्जामिनर जो है 3-4 लाइंस में आपको घुमा फिरा के एमसीक्यू पूछे, मगर आंसर इन्हीं के सराउंडिंग रहेगा, तो आपको जरूर थोड़ा इस क्लास को रिमेमोराइज करके जाना है, ठीक है। इसके बाद में हम लास्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि आप एज ए नर्स आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन के अंदर। तो देखो, सबसे पहले अगर रेस्पिरेशन फेलियर होता है तो प्रिवेंट करना है रेस्पिरेटरी फेलियर को। तो क्या करना है आपको, कीप इंट्यूबेशन ट्रे नियर बाई। आपको हमेशा इंट्यूबेशन ट्रे को आपको नियर बाई रखना है, और वेंटिलेशन मशीन को भी हो सकता है तो पास में रखना नहीं है, तो इंट्यूबेशन ट्रे तो आपके पास में होनी ही चाहिए, जिसके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वो भी सर्वाइकल रीजन में हो रखी है उसके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लेग रोल टेक्निक। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में किस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट में, तो लेग रोल टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा,
यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ठीक है, किससे प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट। एक यहाँ पे डिसरिफ्लेक्सिया वाले साइन सिम्टम्स यहाँ पे होते हैं, उसे आप क्या बोल सकते हैं, प्रिवेंट तो नहीं कर सकते मगर उसके स्टिमुलस को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट स्टिमुलस फॉर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा क्या होता है, एमसीक्यू बनता है इससे भी। अगर पेशेंट को क्या हो गया, स्पाइनल शॉक है, तो आप उसको क्या दे दोगे, आईवी फ्लूइड, ताकि शॉक से भी ट्रीटमेंट हो, ब्लीडिंग वगैरह अगर हो गई है इंजरी की वजह से तो। इसके अलावा क्या दोगे, सर्वाइकल रीजन के अंदर इंजरी है तो उसको क्या दोगे, सर्वाइकल टोंग, ताकि सर्विक्स वाला पार्ट हिले ना, सर्वाइकल कॉलर दे सकते हो आप। और क्या लगा सकते हो, हेलो ट्रैक्शन, पेशेंट को आप क्या लगा सकते हो, हेलो ट्रैक्शन भी काम में ले सकते हैं। हेलो ट्रैक्शन डिवाइस, आपको इसकी इमेज देखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है इनकी दोनों की इमेजेस, ठीक है। तो ये आज का अपना टॉपिक हो गया, कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कंप्लीट हो गया, स्पाइनल शॉक भी हमने पढ़ लिया है। तो देखिए इसी के सिमिलर एक और टॉपिक होता है, मैं चाहता हूँ इसी को यहीं पे कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि आगे इसके बारे में पूछेंगे तो केवल मैं एमसीक्यू सोल्व करवा दूंगा, बट एक साथ में डिस्कशन होना थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और आपके डाउट्स भी नहीं बचेंगे। तो टॉपिक क्या होता है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, टॉपिक का क्या नाम है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। क्या होता है इसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होती है बच्चों, तो इंजरी देखने को मिलती है एट T6 लेवल और अबोव, या तो T6 के लेवल पे या इससे अबोव अगर इंजरी होगी तो क्या होने के चांसेस रहते हैं, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। सब में नहीं होती है, अगर इनको इसको स्टिमुलस मिलता है तभी ये ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये कौन सा लेवल होता है, T6 वाला लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंजरी हो गई, नीचे की स्पाइनल कॉर्ड भले नॉर्मल रहो या अल्टर रहो, डजेंट मैटर, अगर यहाँ पे इंजरी हो गई है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया यहाँ पे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब इससे क्या होता है, ये ट्रिगर होती है, ठीक है, स्टिमुलेशन मिलता है इसको, स्टिमुलेट बाय, जो T6 वाला जो एरिया रहता है वहां पे कोई प्रेशर पड़े, ठीक है। प्रेशर से आप क्या समझ सकते हो, रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, रेस्ट्रिक्टिव या फिर आप बोल सकते हो टाइट क्लोथिंग। इसके अलावा और क्या देख सकते हो, प्रेशर एरियाज, और क्या आपको देखने को मिल सकता है, फुल ब्लैडर। इसीलिए मैंने आपको इससे पहले वाले जब मैनेजमेंट बता रहा था मैं आपको बता रहा था कैसे ट्रांजिशन करना है ताकि ब्लैडर फुल ना हो, और ये प्रिवेंट करेगा किसके, स्टिमुलस को, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होने से प्रिवेंट करेगा। किस प्रकार से करेगा आप समझ चुके होंगे आराम से। इसके बाद में कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो उससे भी, इसके अलावा फीकल इन्फेक्शन, इन ये जो सारे रीजंस होते हैं इससे क्या हो सकता है, ट्रिगर हो सकती है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया वाले साइन सिम्टम्स एग्रीवेट हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। अब देखो साइन सिम्टम्स की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम बनता है, एक होता है देखो वेजो डायलेशन, और दूसरा होता है क्या, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पे दोनों ही प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। इंजरी कहाँ पे हुई है बच्चों अपनी, इंजरी हुई है कहाँ पे, T6 के लेवल पे। अभी आप समझ जाना यहाँ से आराम से। तो देखो अगर T6 के लेवल पे इंजरी हुई है तो T6 के अबोव वाले जितने भी एरियाज होते हैं उनमें क्या होगा, वेजो डायलेशन होगा। क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, तो देखो ऊपर ही मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इन सबके साइन सिम्टम वेजो डायलेशन वाले, क्योंकि ऊपर हो रहा है इसलिए T6 के लेवल से अपर साइड में हो रहा है, ठीक है। तो अपर साइड में क्या होता है, वेजो डायलेशन होता है। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, फ्लश्ड फेस, फेस कैसा रहेगा, एकदम फ्लैश रहेगा, ठीक है, एकदम थोड़ा रेडिश, थोड़ा हल्का सा वार्मिश फेस रहेगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा पेशेंट को, हेडेक। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, नेक वेन डिस्टेंडेड,
और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज हार्ट रेट, और क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज स्वेटिंग। तो ये सारे साइन सिम्टम किस में आएंगे, अबव द लेवल ऑफ T6 इंजरी में क्या होगा, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन से क्या होगा, ये सारे साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि पेशेंट की बॉडी कैसी रहती है, वार्म रहती है। ठीक है, वार्म रहती है। और ये किस में आते हैं, ये एक शॉक के टाइप में अपन पढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, कोल्ड शॉक पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं साथ में, हॉट शॉक पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने खुद से डिफरेंशिएट किया इनको ताकि अपन तीनों को पढ़ने में आसानी रहेगी। फिर कभी मैं शॉक की क्लासेस लूंगा तो वहाँ पे मैं इसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का टॉपिक अभी चल रहा है। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ होगा, इसके लोअर वाले रीजन के अंदर। तो क्या कैसी हो जाएगी एक्सट्रीमिटीज, कूल हो जाएगी, नो स्वेटिंग, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी एक्सट्रीमिटीज कैसी हो जाएगी, पेल हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ से आपने क्या समझा, कहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो रही है। तो देखिए, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है, सिंपैथेटिक। तो जहाँ इंजरी होती है उसके नीचे वाले जगह में क्या रहेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, तो वो ये प्रकार के साइन सिम्टम लाएगा। एमसीक्यू बना हुआ है बच्चों। ठीक है, मैं कोई भी चीज़ आपको बिना एमसीक्यू नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरी की क्लास नहीं है, ये अपनी एमसीक्यू क्लासेज है। ठीक है, और इसके ऊपर वाले ये जो रीजन्स है, यहाँ पे क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है। तो इस प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये होता है क्या, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। किस प्रकार से प्रिवेंट करोगे, तो इसके ट्रिगर को, स्टिमुलेशन को क्या कर दो, प्रिवेंट कर दो। ये वाले साइन सिम्टम हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन वाली कंडीशंस भी देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है आप सभी के सामने कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया वाले पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, सडन हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। अब सडन हाइपरटेंशन क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू फुल ब्लैडर। ठीक, मैंने आपको बताया था ट्रिगर्ड हो जाएगा पेशेंट। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अभी ये साइन सिम्टम किस प्रकार से आएंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फुल ब्लैडर, ब्लैडर फुल हो गया। तो ब्लैडर फुल होने की वजह से क्या होता है, अफरेंट स्टिमुलस मिलता है इसको। अब ये जो अफरेंट स्टिमुलस है ये आगे बढ़ता है, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स मिलता है इसको। क्योंकि सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स कहाँ मिलता है, सिंपैथेटिक रीजन के अंदर। और ये कहाँ मिलता है, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। तो ब्लैडर कहाँ रहेगा, T6 से बिलो ही रहेगा। अगर ये फुल हो जाएगा तो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स मिलेगा। सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स मिलेगा तो क्या होगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन। एमसीक्यू बनता है ये कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में हाइपरटेंशन होता है। तो क्यों होता है, किस प्रकार से होता है नहीं होता है, इस प्रकार के साइन सिम्टम्स भी होते हैं। अब ये हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन की वजह से क्या गया, ब्रेन के अंदर सिग्नल पहुंचा आपने। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, बैरो रिसेप्टर्स को ये ब्रेन क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन देता है। बैरो रिसेप्टर क्या करता है, फिर हार्ट रेट को स्लो कर देता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे देखो लिखा है क्लियरली, हार्ट रेट इसमें क्या रहती है, स्लो रहती है। क्यों रहती है, उसका रीजन भी आप सभी को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, बट हार्ट रेट यहाँ पे स्लो हो गई, मगर T6 लेवल में इंजरी होने की वजह से ये इंफॉर्मेशन वापस से इस रीजन के अंदर नहीं मिलेगी। जहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो कंटिन्यूसली पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा जब कब उसका ब्लडर फुल रहेगा। इसलिए कैथेटराइजेशन करवाते हैं अपन पेशेंट के अंदर, ताकि हाइपरटेंशन क्राइसिस नहीं देखने को मिले पेशेंट के अंदर। क्राइसिस मतलब आप यहाँ पे एक मैसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंशन इमरजेंसी अपन इसको बोल सकते हैं। ऑटोनोमिक डिस्फ्लेक्सिया में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन पाता है दोनों रीजन के अंदर। जहाँ इंजरी हुई है वहाँ पे और जिससे इंजरी नहीं हुई है उसके नीचे वाले रीजन में कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो जब कभी ब्लडर फुल होगा, हाइपरटेंशन होगा, फिर ब्रेन फंक्शन करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा। तो फिर ब्रेन ने अपनी तरफ से काम कर दिया मगर नीचे रेस्पॉन्स नहीं गया है, तो फिर से जब कभी ब्लडर फुल होगा तो उससे क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो ये होता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। किस प्रकार से इसको ट्रीट करोगे वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। प्रेशर पेशेंट को अवॉइड करना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, अवॉइड प्रेशर।
ठीक है, ब्लैडर एम्प्टी करवाना है, बॉडी के ऊपर से प्रेशर को अवॉइड करना है, रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग को अवॉइड करना है, हैवी ब्लैंकेट्स को अवॉइड करना है ताकि प्रेशर ना पड़े कौन से रीजन के अंदर, लोअर रीजन के अंदर। ठीक है, लोअर के रीजन के अंदर प्रेशर पड़ेगा तभी तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा। तो यहाँ से अपन ने मोर देन 50 एमसीक्यूज प्लस ही मैंने आपको सोल्व करवाए हैं आज के अपनी इस क्लास के अंदर। टॉपिक क्या पढ़ा हमने? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, ठीक है, हमारी साथ साथ में डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको 80 to 100 एमसीक्यूज मिलेंगे डेली के, टॉपिक बेस्ड, सब्जेक्ट वाइज आपके, और प्री एग्जाम स्पेशल जो आपके अपकमिंग एग्जाम रहेगा उस एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस ली जाएगी। डेली आपका रिजल्ट एनालिसिस होगा, आपके अकॉर्डिंग टू लाइव रैंकिंग के आधार पे आपका रिजल्ट का एनालिसिस किया जाएगा। और एग्जाम पैटर्न जो सीरीज रहेगी वो कैसी रहेगी, ये जो वाली टेस्ट सीरीज, जो न्यू डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज है, कैसी रहेगी? अकॉर्डिंग टू न्यू एग्जाम पैटर्न सीरीज रहेगी। तो इस प्रकार से हमारी डेली टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है, जो कहाँ मिलेगी आपको? केवल और केवल आरएनसीसी की ऑफिशियल ऐप पे, जो iOS के लिए भी है और एंड्रॉइड वाले पर्सन्स के लिए भी उपलब्ध है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इनके बारे में बाई करना चाहे, हमारे सपोर्टिव नंबर जो आपको नीचे नंबर दिख रहे हैं, इन पे डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है अपना? A nurse is providing teaching regarding acarbose. The nurse should tell the client that which expected side or adverse effect may occur with this medication. एक नर्स क्या कर रही है? टीचिंग रिगार्डिंग कर रही है, किसके लिए? एकार्बोज के लिए रिगार्डिंग टीचिंग सेशन दे रही है। तो क्लाइंट को कौन सा ऐसा एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट यहाँ पे पता लगेगा कि इस मेडिकेशन से होता है? टेकिकार्डिया डिजीनेस, हाइपोग्लाइसीमिया एंड डायफोरोसिस, टेनिटस एंड डिक्रीज हियरिंग, या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड डायरिया। क्या होगा इस ड्रग के यूजेस से? अच्छा एमसीक्यू है, बार बार पूछा भी जाता है ये। सारे के सारे एमसीक्यूज क्या है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर, प्रीवियस एम्स वाले एग्जाम्स के अंदर, जिपमेर, इन सभी के मैं प्रीवियस एमसीक्यू सोल्व करवाता हूँ। कोई भी ऐसा गाइड से रैंडम एमसीक्यू उठा के अपन यहाँ पे नहीं सोल्व करते। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होते हैं जिस टॉपिक में से एमसीक्यू बनाया हुआ है। क्या रहेगा अपना आंसर? अच्छा एमसीक्यू है। देखो, अकार्बोज आप किसके अंदर पढ़े होंगे? थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ। अकार्बोज आप पढ़ते हो किसमें? डायबिटिक मेलिटस के अंदर आप अकार्बोज वगैरह पढ़ सकते हो। अगर कोई आपको पढ़ाता तो वहां से इसको लिंक कर सकते हैं अपन। तो देखिए, अकार्बोज क्या होता है, क्या करता है? अकार्बोज जो ड्रग होती है, ये क्या करती है? डिले एब्जॉर्प्शन इन डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से कि अकार्बोज का मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है? तो डिले करता है एब्जॉर्प्शन में किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। अब जब इसका एब्जॉर्प्शन डिले होगा कार्बोहाइड्रेट का, तो बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज ग्लूकोज। ग्लूकोज को ये क्या कर देगा? ब्लड ग्लूकोज को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, अकार्बोज ड्रग क्यों कर देगा? ठीक है, क्योंकि क्या करता है? डिले करता है एब्जॉर्प्शन में। अब इससे होगा क्या? साइड इफेक्ट के बारे में आपसे एमसीक्यू पूछा गया है, तो साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? इससे क्या होता है कि बॉवेल के अंदर क्या होता है? फ्लैटुलेंस, क्रैम्पिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, डायपोरोसिस, इस प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। और क्या होता है? डायरिया। तो आपका कौन से ऑप्शन में सारे साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? देखो, फ्लैटुलेंस होगा तो क्या होगा? एब्डोमेन में डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और डायरिया तो यहाँ पे बताया हुआ है, तो अपना आंसर क्या करेक्ट हो गया यहाँ पे? एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड डायरिया इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इसके पॉसिबल और एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट होते हैं कि अगर आप ये ड्रग लोगे तो आप में इस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने के, टेकिकार्डिया डिजीनेस, हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है एंड डायफोरोसिस भी करवाता है, मगर ये किससे हो रहे हैं?
हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से यहाँ पे डायफोरोसिस हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल रीजन क्या हो रहा है, एक्चुअल रीजन क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज को कम हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, तो ये साइन सिम्टम देखने को मगर ड्रग से क्या हो रहा है, ड्रग का साइड इफेक्ट आपको पूछा है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड डायरिया यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये नॉट रिलेटेड आप कह सकते हो कि इसमें कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ ये इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके और भी रीजंस हो सकते हैं और ड्रग का ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये ड्रग ये साइड इफेक्ट देगी, मगर एक्सपेक्टेड का आपको पूछा है। देखो यहाँ पे साइड इफेक्ट में क्या बताया गया है, एक्सपेक्टेड क्लियरली बताया गया है। तो ये साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे पेशेंट के अंदर। डायफोरोसिस तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा तब होगा, ठीक है। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे तो आपको फैट से, आपको प्रोटीन से, अगर आपको दूसरी कोई मील वगैरह वहां से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को क्यों राइट नहीं किया, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट नहीं है। कौन सा एक्सपेक्टेड है, ऑप्शन नंबर डी वाले। द नर्स इज असेसिंग ए रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ ए क्लाइंट हु हैज सफ्ट फ्रैक्चर रिब, ठीक है, हु सफर्ड फ्रॉम ए फ्रैक्चर रिब। द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू नोट विच फाइंडिंग। अब जब रिब फ्रैक्चर होता है तो क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, स्लो और डीप रेस्पिरेशन हो जाता है, रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन हो जाता है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होता है, या फिर पेन स्पेशली विद इंस्पिरेशन, पेन होगा इंस्पिरेशन के साथ में। क्या रहेगा आंसर, देखो जिस किसी भी का भी आंसर पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन गया है तो मैं बता दूं ये आंसर किस में करेक्ट होता है, तो ये होता है फ्लैल चेस्ट में। और यहाँ पे आपको कहीं नहीं बताया गया है कि फ्रैक्चर हुई है रिब, एक रिब भी हो सकती है फ्लैल चेस्ट में, मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा रिब फ्रैक्चर होगी तब होता है फ्लैल चेस्ट, ऐसे फ्लैल चेस्ट नहीं होता है। तो केवल और केवल क्या बताया गया है, तो रिब फ्रैक्चर बताई गई है, तो क्या साइन सिम्टम करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, पेन स्पेशली विद इंस्पिरेशन। जब इंस्पिरेशन करेंगे तो पेन होगा, सेलो उसकी ब्रीथिंग होगी, ठीक है, टच करने पे पेन होगा उसको। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए मैं इस एमसीक्यू को लेके आया था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं क्योंकि वो ढंग से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आपको आंसर किस प्रकार से देना है। मल्टीपल एमसीक्यूज में भी सोल्व करवा सकता हूँ मगर ये मैं क्यों नहीं करवाता, क्योंकि मल्टीपल एमसीक्यूज को सोल्व करवाने से बेहतर है आप एक एमसीक्यू को बताइए और उसको इतना बेहतर तरीके से बताइए ताकि एक तो एमसीक्यू को रीडिंग करना अच्छे से कर ले, ऑप्शंस कैसे रीड करने हैं वो अच्छे से समझ ले स्टूडेंट, और आंसर कैसे करना है आपका कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। तो यही मेरा पैटर्न रहता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग मुझे फीडबैक देना है कि हाँ ये सब जो चल रहा है वो अपना सही चल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। खूब सारे एमसीक्यूज हमने सोल्व किए हैं, मोर देन 50 प्लस एमसीक्यूज मैंने आपको सोल्व करवा दिए। अगर आपने नोटबुक बनाई होगी मेरे सेशंस की, यूट्यूब सेशंस की, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज की क्लास के अंदर आप लाइन टू लाइन अगर आप लिखोगे तो मोर देन 50 एमसीक्यूज तो आपको मैं गिनवा दूँ। अगर मैं वापस से सारे इस पूरे नोटपैड को अगर वापस से रीड करना शुरू करूँ तो मोर देन 50 एमसीक्यू हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप क्या करो, इसके टॉपिक के एमसीक्यूज निकालो, ठीक है। टॉपिक के एमसीक्यूज निकालोगे तो आपके पास से मल्टीपल एमसीक्यूज निकलेंगे, मल्टीपल एमसीक्यूज निकलेंगे तो क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं, जो जहाँ जहाँ से एमसीक्यू बनता है वहाँ वो एमसीक्यू आपको वो मिलते हैं नहीं मिलते हैं आपकी गाइड के अंदर, हर एमसीक्यू आपको गाइड के अंदर मिल जाएगा, आपकी जो गाइड है। और वो एमसीक्यूज जो मैंने यहाँ पे बताया वो तो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं तो वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे एमसीक्यूज़ हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाय रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लासेस लेने की, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपना बेहतरीन अपना सेशन चलेगा। अगेन एक रिमाइंडर है किसके लिए, अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए। क्या रिमाइंडर है, टेस्ट सीरीज़ किसके लिए, केजीएमयू के लिए, क्योंकि अभी केजीएमयू के जो फॉर्म अब शुरू होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो अब ज़्यादा देरी नहीं है, विद इन 1 वीक या 2 वीक मैक्स है केजीएमयू जो है वो फॉर्म आपसे भरवा लेगा, ठीक है। और एग्जाम भी बाद में जल्दी ही करवाएगा, ठीक है। तो हो सकता है नोट सेट और केजीएमयू आपके पास पास में देखने को मिले तो आपके लिए अच्छा है, दोनों के लिए प्रिपरेशन काम आएगी, ठीक है। और साथ में देखो
KGMU का जो पेपर है वो एग्जाम पेपर किस प्रकार का होगा, 60 MCQ आपके नर्सिंग से, बाकी के 10+10+ करके आपके जो MCQ जाएंगे अदर सब्जेक्ट में से। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी आपको कितने पेपर मिलेंगे, टोटल 120 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, हमारी ऐप के अंदर। तो ऐप जो है वो कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे भी है और iOS के ऊपर भी है। तो जिनके पास में आईफोन है, ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके आईफोन है तो वो iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपने, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, ये जो 60 पेपर है अपने, सॉरी ये जो अपना 60 एग्जाम पैटर्न है, इसके MCQ कितने बनाए गए हैं, इसके जो टोटल 50 टेस्ट बनाए गए हैं इसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और बाकी की जो रेस्ट टेस्ट पेपर है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 120 टेस्ट पेपर है। प्राइस भी हमने इसकी एकदम अफोर्डेबल रखे थे, ठीक है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी पढ़ते थे, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से फैमिली को, आपको एक टाइम बाद में जो क्या होता है कि फैमिली से भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम हो चुका होता है कुछ बच्चों का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अफोर्डेबल रेंज है। तो बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो प्राइस से या फिर टेस्ट सीरीज से, तो नीचे आपको सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, तो इससे आप बात कर सकते हैं सर से। और इन आप मैसेज छोड़िए, अगर बिजी हैं तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच RNCC के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।